विभागीय लेखे के उदाहरण नंबर 11 जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2004 में व 2008 में परीक्षाओं में आया है। इसके अलावा यही सवाल एमडीएस यूनिवर्सिटी में 2011 में और आरआरयू यूनिवर्सिटी में 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ये सवाल आरबीडी जयपुर की पुस्तक विभागीय लेखक के उदाहरण नंबर 11 पर अंकित है। इस प्रश्न को हल करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि विभागीय व्यापार खाते में किस प्रकार मदों को दिखाया जाएगा, विभागीय व्यापार खाता किस प्रकार बनाया जाएगा। इस उदाहरण में 3 विभाग हैं, एक्स, वाई और जेड। इनका विभागीय व्यापार खाता बनाना है। विभागीय व्यापार खाते से संबंधित सूचनाएं इस उदाहरण में दे रखी हैं और इसमें जो सूचनाएं दे रखी है उनमें प्रत्येक विभाग की क्रय की गई इकाइयों को दे रखा है तथा प्रत्येक विभाग की अंतिम स्टॉक की इकाइयों को दे रखा है और प्रत्येक विभाग द्वारा विक्रय की गई इकाइयों और प्रति इकाई प्रत्येक विभाग का अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखा है। लेकिन इस प्रश्न में क्रय की गई इकाइयों का क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले प्रत्येक विभाग का प्रति इकाई क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा और प्रत्येक विभाग का प्रति इकाई क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में जो सूचनाएं दे रखी हैं उनके आधार पर प्रत्येक विभाग द्वारा क्रय की गई इकाइयों का कुल विक्रय मूल्य निकाल लिया जाएगा और इसी प्रश्न में कुल क्रय की गई इकाइयों का पूरे व्यापार का क्रय मूल्य दे रखा है। तो प्रत्येक विभाग की क्रय की गई इकाइयों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकालकर पूरे व्यापार का क्रय की गई इकाइयों का कुल विक्रय मूल्य निकाल लिया जाएगा और इस कुल विक्रय मूल्य में से क्रय की गई इकाइयों का क्रय मूल्य घटा दिया जाएगा। इस आधार पर यह संपूर्ण व्यापार का दोनों का क्रय की गई इकाइयों का कुल विक्रय मूल्य माइनस क्रय की गई इकाइयों का कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय की गई इकाइयों पर कुल सकल लाभ प्राप्त हो जाएगा और इसके आधार पर पूरे व्यापार की सकल लाभ की दर इस प्रश्न में दिया हुआ है। पूरे व्यापार की सकल लाभ की दर एक समान है। तो पूरे व्यापार की सकल लाभ की दर इस आधार पर निकाल ली जाएगी, यानी क्रय की गई इकाइयों पर सकल लाभ बटा क्रय की गई इकाइयों का विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर क्रय की गई इकाइयों के आधार पर पूरे व्यापार की सकल लाभ की दर इस आधार पर प्राप्त हो जाएगी। इसको वर्किंग नोट के अंतर्गत दिखाना है। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्रय की गई इकाइयों का विक्रय मूल्य प्रत्येक विभाग का अलग अलग, उसका जोड़ क्रय की गई इकाइयों का कुल विक्रय मूल्य माइनस प्रश्न में दिया हुआ है पूरे व्यापार का क्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर पूरे व्यापार का क्रय की गई इकाइयों का सकल लाभ और इस आधार पर क्रय की गई इकाइयों का सकल लाभ बटा क्रय की गई इकाइयों का कुल विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर सकल लाभ की दर जो पूरे व्यापार की एक समान है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 के अंतर्गत ये गणना की जाएगी। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 में प्रत्येक विभाग की अलग अलग प्रति इकाई विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रत्येक विभाग के प्रति इकाई विक्रय मूल्य में से प्रत्येक विभाग का सकल लाभ घटाने के बाद प्रत्येक विभाग का अलग अलग प्रति इकाई क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा।
प्रत्येक विभाग का अलग अलग प्रति इकाई क्रय मूल्य प्राप्त होने के बाद प्रत्येक विभाग का अलग अलग कुल क्रय मूल्य इस आधार पर ज्ञात कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कुल क्रय की गई इकाइयाँ, और प्रति इकाई क्रय मूल्य वर्किंग नोट नंबर 2 में ज्ञात करके प्रत्येक विभाग का अलग अलग कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 में प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक की इकाइयाँ भी नहीं दे रखी है, तो प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष के मदों और व्यापार खाते के डेबिट पक्ष के मदों का जो अंतर होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। इस प्रश्न में व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष से संबंधित मदें दे रखी है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट पक्ष के मदों में दे रखा है परचेज। तो क्रय की गई इकाइयाँ प्लस क्रय की गई इकाइयाँ, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स के आधार पर प्रत्येक विभाग का अलग अलग ओपनिंग स्टॉक ज्ञात कर लिया जाएगा। यानी तीसरे नंबर के वर्किंग नोट में हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक विभाग की क्रय की गई इकाइयों का क्रय मूल्य। अंतिम स्टॉक की इकाइयाँ प्लस विक्रय की गई इकाइयाँ माइनस क्रय की गई इकाइयाँ बराबर होगा प्रत्येक विभाग के प्रारंभिक स्टॉक की इकाइयाँ, और प्रत्येक विभाग के प्रारंभिक स्टॉक की इकाइयों को प्रत्येक विभाग के क्रय मूल्य से प्रति इकाई क्रय मूल्य से गुणा करने के बाद ओपनिंग स्टॉक की इकाइयों का कुल मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। इसके बाद इन मदों को विभागीय व्यापार खाते में दर्शा दिया जाएगा। विभागीय व्यापार खाते में 3 विभाग हैं, तो अमाउंट के 3 कॉलम बना लिए जाएंगे और अमाउंट के 4 कॉलम भी बनाए जा सकते हैं, 1 कॉलम टोटल का भी बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस वर्ष का बनाना है वो डेट लास्ट डेट आ जाएगी। इसके बाद व्यापार खाते के प्रारूप में पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे एक्स, वाई और जेड डिपार्टमेंट के। इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष पर पार्टिकुलर अमाउंट एक्स, वाई, जेड, एक सी आर पक्ष, एक डी आर पक्ष। डी आर पक्ष में टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की इकाइयों का मूल्य निकाल लिया गया है, टू परचेज, और क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय सेल्स। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट। ये राशियाँ मैंने किस तरीके से निकालनी है वो आपको बता दी है। इसके व्यापार खाते में जो मदें हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट पक्ष का अधिक है तो सकल लाभ होगा, और डेबिट पक्ष का अधिक है तो सकल हानि होगी। इस प्रश्न में जो मुख्य चीज़ हमें अज्ञात थी वो थी प्रत्येक विभाग का अलग अलग प्रति इकाई क्रय मूल्य, और इसके आधार पर हमने प्रति इकाई क्रय मूल्य निकालने के लिए पहला वर्किंग नोट किया था पूरे व्यापार की सकल लाभ की दर निकालने का। फिर उसके बाद इस सकल लाभ की दर के आधार पर प्रत्येक विभाग की दी गई विक्रय मूल्य प्रति इकाई में से प्रत्येक विभाग की सकल लाभ की दर के आधार पर प्रत्येक विभाग का सकल लाभ घटा दिया था, और उसके बाद प्रति इकाई क्रय मूल्य प्रत्येक विभाग का अलग अलग ज्ञात कर लिया था। अब इस उदाहरण को आप एक बार घर पर करके देख लें। अगर इसको करने के बाद विभागीय व्यापार खाते में अज्ञात मदों को किस प्रकार निकाला जाएगा, ये प्रश्न में दी गई सूचनाओं पर निर्भर है। प्रश्न में जो सूचनाएं दे रखी है उनके आधार पर अज्ञात मदों को ज्ञात करके उन्हें प्रश्न में दिखाया जाएगा। अज्ञात मदों को वर्किंग नोट में
पहले निकाल लिया जाएगा, उसके बाद उनको निकालने के बाद प्रश्न को हल कर लिया जाएगा। धन्यवाद।